लेह की आबो हवा में जहां है आप आज विराजमान, है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, लद्दाख की राजधानी और इस केंद्र शासित प्रदेश की शान, जहां इस लेह पैलेस की दीवारों पर तराशा हुआ है इतिहास, जहां आसमान को रोशन करे एक दिव्य प्रकाश। मैं लैचन पालखर यानी लेह पैलेस आज आपको दुनिया की सबसे ऊंची मानव बस्ती की कहानी सुनाऊंगा। इस संसार में नहीं मिलेगा इंसानों जैसा मूर्तिकार जो पत्थर को भी दे सके एक खूबसूरत आकार। पत्थर के हर टुकड़े की नेक सुंदरता खोज कर, तराश कर, पहचान कर मानव आत्मा के सामर्थ्य की परीक्षा हुई और भगवान बुद्ध की करुणा के साथ दुनिया की छत पर मेरे जैसा शानदार महल बना। उच्च हिमालयी परिदृश्य पर स्थित लद्दाख के पत्थरों और शिलाखंडों ने इस क्षेत्र के अशांत और समृद्ध समय को देखा है। इसके रहस्य, इसकी अनकही विरासत, अपने लोगों की बहादुरी और उनकी सुंदरता, संस्कृति और अनुग्रह की अभिव्यक्ति इन पत्थरों के गर्भ में छुपी है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पहली बार लद्दाख में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। जो कुषाण के राजा कनिष्क के शासनकाल में और अधिक तेजी से फैलने लगा। 8वीं शताब्दी में तिब्बती राजा त्रिसोंग देवसेन ने गंगा के मैदानी इलाकों में बसे नालंदा विश्वविद्यालय से प्रख्यात बौद्ध विद्वान शांतारक्षिता को तिब्बती साम्राज्य में शांति लाने के लिए आमंत्रित किया। शांतारक्षिता अपने साथ एक युवा बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव को लेकर आए, जो बौद्ध धर्म में महारत हासिल करने की वजह से शक्तिशाली माने जाते थे। गुरु पद्मसंभव अर्थात गुरु रिनपोछे ने तिब्बती साम्राज्य में भगवान बुद्ध की महान वाणी का प्रसार किया। आज भी जब आप लद्दाख के चारों ओर घूमते हैं तो आपको उस महान वाणी का मूल मंत्र पत्थरों पर उकेरा गया मिलेगा। लहराते झंडों पर विश्व शांति का ये संदेश चारों दिशाओं की वायु को शुद्ध करता है। 10वीं शताब्दी के आसपास लद्दाख के पहले राजवंश की स्थापना मरयूर राजवंश के राजा लाचेन पल्गीगोन के तहत हुई थी। इस क्षेत्र को लद्दाख या मध्य साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा। ये कश्मीर की सीमा पर जोजिला दर्रे से दक्षिण पूर्व में डेमचौक तक फैला हुआ है। इस वंश के बाद की पीढ़ी ने गुगे और जांस्कर के उपराज्य बनाए और लद्दाख के नियंत्रण को लेकर लगातार एक दूसरे के बीच लड़ाई लड़ी।
हिंदी में लामा नोत्सावा रिंचन ज़ांगपो, महान अनुवादक ने लद्दाख में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1460 में एक मरयूल राजकुमार लाचेन भागान ने लेह के आजाद दिल और जोशीले लोगों के साथ गठबंधन किया और मरयूल राजा लोटोस छोगदान और उनके भाइयों को गद्दी से उतार दिया। उन्होंने नामग्याल नाम अपनाया, जिसका अर्थ है विजयी, और एक नए राजवंश नामग्याल राजवंश की स्थापना की। कई युद्धरत गुटों के बीच दूरियां मिटाई और एक धागे में सबको पिरो दिया। यहां से लद्दाख के सबसे समृद्ध युग की शुरुआत हुई। इस नई राजनीतिक स्थिरता ने इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। खारदुंगला के पास स्थित लेह यारकंद के मुख्य ग्रीष्मकालीन मार्ग पर है। उच्च हिमालयी दर्रों को पार करते हुए याक, ऊंट और घोड़े के कारवां ऊन, नमक, फिरोजा, रेशम, कालीन और लोपिस लाजुली जैसे प्रकृति के उपहारों को लेकर निकलते थे। इसने इस क्षेत्र से गुजरने वाले प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट को फिर से जीवित कर दिया। वर्ष 1560 में राजा जमयान नामग्याल ने बासगो के महल में पहली बार लद्दाखी साम्राज्य की गद्दी संभाली। नए राजा को राज्य विरासत में मिला, लेकिन एक नई चुनौती के साथ। श्री गोम्पा के आदरणीय रिनपोचे, कृपया मुझे राह दिखाएं। लेह शहर की रक्षा करना समृद्धि बनाए रखने की हमारी कुंजी है। उत्तर पश्चिम से तिब्बत मंगोल की इस पर नजर है। दक्षिण में मुगल शासक स्कर्दू तक पहुंच गए हैं। फिर किसी भी कीमत पर लेह की रक्षा करो हे राजा। आपके लिए शेख के इस महल से जाने का समय आ गया है। नामग्याल राजवंश की सीट को लेह में स्थानांतरित करें। ये काम आप वहां रहकर ही कर सकते हैं। हमारी विनती है कि लेह को पूरी तरह सुरक्षित रखें। नया महल बनाने के स्थल की खोज में निकल पड़े राजा जमयान नामग्याल। पूरे क्षेत्र की छानबीन के पश्चात सेमो पहाड़ी क्षेत्र लगा उन्हें बेमिसाल। चट्टानों से घिरे इस सुरक्षित स्थान पे शाही निवास बनाने की ठानी, पर वक्त के निरंतर बदलते मन ने कुछ अलग लिख दी कहानी। स्कार्दू के बाल्टी राजा अली शेर खान ने नामग्याल की सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। तीरों की बौछार हुई और चट्टानों से पत्थर धकेले गए। राजा जमयान नामग्याल को पकड़ लिया गया और उसे स्कार्दू में कैद कर लिया गया। लेकिन लद्दाख के लोगों को अपनी मातृभूमि पर शासन करने वाला कोई अन्य शासक पसंद नहीं आया।
झड़पें जारी रही और लद्दाखी लोगों की उत्तेजित स्वतंत्र भावना को देखते हुए राजा अली मीर शेर खान ने एक नई कूटनीतिक रणनीति तैयार की। उसने अपनी बेटी राजकुमारी ग्याल खातून को बंदी बनाए गए राजा जमयांग नामग्याल के पास निरंतर उपस्थिति में रखा। बाद में राजकुमारी और राजा ने विवाह की शपथ ली। एक दिन राजा अली मीर ने एक सिंह को आग के समुद्र से निकलकर अपनी बेटी के गर्भ में प्रवेश करने का सपना देखा। इसका मतलब था कि ग्याल खातून एक नर बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम सिंगे शेर यानी सभी का विजेता होगा। तब राजा जमयांग नामग्याल को अपनी पत्नी के साथ लद्दाख लौटने की अनुमति मिली। इस प्रकार लद्दाखी साम्राज्य बच गया। जमयांग नामग्याल और गर्भवती रानी ग्याल खातून की वापसी के बाद जल्द ही उनके बेटे सेंगे नामग्याल का जन्म हुआ। लायन किंग कहते थे इनको। पूरी की इन्होंने लद्दाख की ख्वाहिशें हजार। दिल में असीम करुणा और शौर्य की ज्वाला, यही थे मेरे वास्तुकार। वर्ष 1590 में वो नामग्याल राजवंश के सिंहासन पर चढ़ा। उन्होंने लेह में एक महल बनाने का फैसला किया जिसकी उनके पिता ने कुछ दशक पहले कल्पना की थी। उन्होंने लामा स्तगसान रास्पा से संपर्क किया जो आध्यात्मिक गुरु या उला थे। मेरे प्यारे पिता ने जो शुरू किया था उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। नामग्याल सेमो पहाड़ी पर एक महल बनाने का समय आ गया है। जैसे कि राजा जामयांग नामग्याल ने योजना बनाई थी, ये इतना लंबा और दुर्जय होना चाहिए कि लेह आने वाला कोई भी व्यक्ति मीलों दूर से इसकी भव्यता को देख सके। मैंने दूर दूर के कई राज्यों की यात्रा की है। भगवान बुद्ध के प्रवचन जहां भी पहुंचे हैं वहां मैंने समृद्धि देखी है। महल का निर्माण लामा के बहते लबादे वस्त्र शमथप के आकार में करें। भगवान बुद्ध के संदेश यहाँ की हवा के झोंकों में हर दिशा तक पहुंचे। ऐसे उत्साहजनक शब्दों को सुनकर राजा सेंगे नामग्याल ने पूरे बौद्ध क्षेत्र में उस युग का सबसे दुर्जय महल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक राज्य का महल नहीं बल्कि एक प्रशासनिक भवन के रूप में भी देखा। मेरी विशाल संरचना 9 मंजिला है। इसकी बनावट एक लामा के बहते हुए वस्त्र पर आधारित है। स्थानीय लोक कथाओं से पता चलता है कि बौद्ध शैली के वास्तुशिल्प की मदद से मुझे बनाने में 3 साल से अधिक समय लगा। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मंजिल के पूरा होने पर लामा स्तगसान रास्पा इसे अपने पद चिन्हों से आशीर्वाद देते थे। एक स्थानीय लोकगीत लद्दाख साम्राज्य के इस गौरव के निर्माण के उत्साह को दर्शाता है।
की ऊंचाई 34 मीटर है। मुख्य प्रवेश सिंह द्वार महल की चौथी मंजिल पर है, जहां प्रशासनिक कार्यालय स्थित थे। इसमें सितातपत्रा लाखांग मंदिर भी है, जिसमें देवी तारा की 1000 भुजाओं वाले रूप की एक प्रतिमा है। छठी मंजिल पर राजा और रानी का शाही निवास है। 2 मंजिलों पर 2 बड़े असेंबली हॉल को थक्छेन कोंग्यो कहा जाता है, यानी अपर और लोअर हाउस। नामग्याल वंश के सिंह राजा सिंगे की जय। लेह में आने वाला कोई भी कारवां इस भव्य महल को देखकर चकित रह जाता है, और कोई भी लुटेरा डर जाता है क्षितिज से इस दुर्जय किले को देखकर। मैंने महल का नाम रखने का फैसला कर लिया है। इस महल का नाम होगा लेचिन पालखर, लेह का विजय महल। क्या बात। लेकिन ये महल पर्याप्त नहीं होगा हमारे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। हमें लद्दाख को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। हे गुरुस्तक साम्राज्य, मेरा मार्गदर्शन करें। केवल बुद्ध के शब्द ही लोगों को एक कर सकते हैं। ये उनका आशीर्वाद है जो आम लोगों को एक साझा मूल्य में पिरो सकता है। गुरु स्तगसांग रासपा ने राजा की शाही विरासत को संप्रेषित करने के लिए सोने में कांग्यू त्रिपिटक लिखने का आग्रह किया। बुद्ध के शब्द भोटी लिपि में सुलेख शैली में सोने में लिखे गए हैं। उन्होंने पूरे लद्दाख राज्य में कई मठों के निर्माण और मरम्मत का निरीक्षण किया। आम लोगों के बीच बुद्ध के स्वर्णिम शब्द फैल गए। इससे देश में शांति और समृद्धि आई। समृद्ध पर सवार होकर राजा सिंगे नामग्याल ने इस महल में कई सजावटें की। महल का मुख्य प्रवेश द्वार इसके पूर्व की ओर स्थित है और इसमें 3 शेरों के साथ एक विस्तृत लकड़ी का बरामदा है, जो सेंगे नामग्याल के नाम और विरासत का मानो एक प्रतीक हो। महल के भीतर एक तंत्र की मदद से शेर को अंदर और बाहर ले जाया जा सकता था। मौखिक परंपराओं का कहना है कि उसने अपना मुंह भी खोला और राजा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनचाहे आगंतुकों पर दहाड़ लगाई। भवन के बीच में खुली छत को खाथोग छेन्मो बिग टेरेस कहा जाता है। ये शाही परिवार के मनोरंजन के लिए था। यहाँ लेह शहर के 10 अलग-अलग परिवारों के पारंपरिक डगशोस्मा या शाही नर्तकियों द्वारा प्रदर्शन होता था। खाथोग छेन्मो विवाह उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध था। मुझ जैसे नामग्याल राजवंश के तहत समृद्धि अपने शिखर पर पहुंच गई। लेकिन जीवन का पहिया कभी समय के एक बिंदु पर नहीं रुकता। जम्मू के डोगरा साम्राज्य के जनरल जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख पर आक्रमण किया। इस खतरे की घड़ी में राजा छेपाल नामग्याल ने शाही परिवार को सिंधु नदी के पार यहाँ से 13 किलोमीटर दूर स्टॉक पैलेस में स्थानांतरित कर दिया। एक और झटका तब लगा जब 1842 में जोरावर सिंह कहलूरिया के एक आश्चर्यजनक आक्रमण के बाद नामग्याल वंश का अंत हो गया।
लाचन पालखर अंततः राजपूत डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के नियंत्रण में आ गई। वो हवा में गुरु रिनपोछे के मंत्रों की गूंज, मेरी छतों पे जश्नों का हर्ष उल्लास, इस गौरवशाली युग की विदाई हुई सोचकर आज भी मन हो जाता है उदास। लद्दाख पर डोगरा के शासन में वो स्थिरता नहीं आई। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन ने स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। में भारत की स्वतंत्रता के बाद लद्दाख ने एक नया जीवन देखा। इस क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के बड़े राज्य में मिला दिया गया था। लद्दाख हाल के दिनों में जीवन का एक नया रुख देख रहा है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के प्रावधान थे, जो जम्मू और कश्मीर से अलग था। लद्दाख के दरवाजों के खुलने से लेह को उन साहसी लोगों के लिए नया हॉटस्पॉट बना दिया जो उच्च हिमालयी परिदृश्य के जीवन, संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं। एक तरफ हेमिस, लोसर और सका दावा के त्योहार, दूसरी तरफ छम, लहरना और जागरो लोक नृत्य का जादुई ताल, पोलो और तीरंदाजी का रोमांचक रिवाज, तेंतुक, स्क्यू और मोमो का स्वाद लाजवाब। ये पूरे जहां की वो छत है जो दे हर आने वाले को शरण। ये वो जमीन है जहां हिम पे पड़े थे बुद्ध के पावन चरण। यहाँ सूखी मरुभूमि के साथ वो झील जो बदले रंग, त्योहारों में मुखौटों की आड़ में नाचे मस्त मलंग। यहाँ की समा की फेर बदल में शांति और अशांति के रुख अनेक, और लेह पैलेस की अद्भुत भव्यता सचमुच लेह है हजारों में एक। ये भव्य महल जिसकी आवाज आपने अभी सुनी, सदियों के इतिहास, संघर्ष और परिवर्तन का साक्षी रहा है। कभी समय की मार और उपेक्षा का शिकार रहा यह महल वर्ष 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, और तब से पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसकी दीवारों, संरचनाओं और सूक्ष्म कलात्मक विवरणों को बड़ी सावधानी से संरक्षित किया गया है। इन प्रयासों के कारण इसकी अमर कथा आज भी जीवित है। हमें आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।